गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वापस से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस से रिलेटेड ही एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो भी डाउट थे वो अभी आप लोग पूछ सकते हो आप लोगों के। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इससे भी आप लोगों के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शेयर करो, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। ओके, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जितना हो सके क्लास को शेयर करो, जितना जल्दी हो सके कोर्स को परचेज करो, अपना क्लास मिस मत करो। इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कह सकती। या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट कोई और प्रोवाइड करवा रहा है इतना अच्छा और इतना ज़्यादा भी, तो आप लोग मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। बाकी जितना इजीली से, जितना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रही हूँ, या फिर जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं लगता और कोई कर रहा होगा। स्टूडेंट्स को ये होता है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से कोई पढ़ा के चला जाता है ना, और बस आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये टीचर अच्छा है। तो स्टूडेंट्स को टीचर्स की पहचान करने भी आनी चाहिए कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम इजी कॉन्सेप्ट जहाँ से पढ़ते हैं, अगर वो समझ आ गया तो हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ाया। अगर कोई हार्ड हमने टॉपिक उठाया और वो किसी दूसरे से हमने पढ़ा, फिर हम सोचते हैं तो अच्छा ही नहीं पढ़ा रहा। पढ़ा अच्छा ही रहा है, डीप जाके पढ़ा रहा है, बट आप लोगों को कोई समझ नहीं आया, है ना। तो जो ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाए वो भी एक गुड टीचर नहीं माना जाता। तो जितना हो सके क्लास को शेयर करो आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर में, या फिर जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्किल में जो भी लोग हैं, जो भी सी प्लस प्लस पढ़ना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, इवन किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना। तो जितना हो सके क्लास को आप लोग शेयर करो और लाइक वाइक भी कर दिया करो क्लास को। ठीक है, इतनी मेहनत से पूरे 1 घंटे खड़े होके यहाँ पढ़ाना कोई इजी नहीं है। वैसे दूसरों का काम सबको इजी लगता ही है ना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन हमने पहले वाले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 21 से स्टार्ट करते हैं। फन नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ऑप्शंस दिए हुए। फटाफट से क्वेश्चन को देखना है और इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा। और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस ही हमें इम्प्रूव करेगी। तो जब हम एग्जाम टाइम में बैठे होंगे, तो क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो हम एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमारे माइंड में सारी चीजें रहेंगी और इनसे आप लोगों के बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इवन अगर आप लोग रिक्रूटमेंट की तैयारी छोड़ के कोडिंग लाइन में भी अगर आप लोग आ जाएं डेवलपमेंट के अंदर में, तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। शेयर करो सबसे पहले क्लास को जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो इसके अंदर में हम देख लेते हैं क्या रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम आएंगे मेन फंक्शन पे। इसके पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10। हाँ, यहाँ से हमने फन को कॉल किया और हमने आर्ग्यूमेंट के अंदर में किसको पास किया, ए नाम के वेरिएबल को। तो ए का वैल्यू जो 10 है वो जाएगा इस वाले एक्स के पास, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 10। अब यहाँ से हमने इस एक्स का वैल्यू चेंज किया, जो कि यहाँ हमने कर दिया एक्स प्लस 5। तो एक्स का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 हो गया हमारे पास 15। तो इस x का वैल्यू पहले 10 था, अब क्या हो चुका है यहाँ पे 15 हो चुका है। अब क्योंकि इसका काम खत्म, तो हम वापस से जहां से हमने इसको कॉल किया था वहीं आ जाएंगे। तो वहां आ गए, यहाँ आके अब हम a का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो a का वैल्यू तो 10 ही है, वो तो हमने चेंज थोड़ी किया, यहाँ तो हमने वैल्यू पास किया था। तो वैल्यू a का चेंज नहीं हुआ, a का जो वैल्यू था वो ही रहेगा। इस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10 हमारे पास एज अ रिजल्ट आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा अपना वैल्यू पास किया, ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए, कि एक कॉपी बना के हमने दी है अपने वैल्यू की। हमने अपना एक्चुअल वैल्यू पास नहीं किया कि हमने ए वेरिएबल पास कर दिया हो और उसका जो भी हम यहाँ चेंजेस कर रहे होंगे इस वैल्यू के साथ में, वो सारे चेंजेस इसके अंदर में भी होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हमने ये जो 10 है एक तरीके से ये कॉपी जाके यहाँ बन गया, तो इस वाले x के पास में भी 10 आ गया।
कॉपी बन गया वहां जाके, है ना। ये सीधा सीधा सारे चेंजेस इस ए के अंदर में नहीं होंगे। और ना ही हमने यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न किया कि भाई रिटर्न हमने किया फिर उस रिटर्न की हुई वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करवाया हो, तो ऐसा भी नहीं है। हम तो ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए जो है उसका वैल्यू यहाँ 1 यहाँ से 10 था, ठीक है, और अभी भी 10 ही प्रिंट होगा। यहाँ x को प्रिंट करवाते तो यहाँ से x का वैल्यू 15 आता, बट हमने a का वैल्यू प्रिंट करवाया है, ठीक है जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो। आजकल तो गर्मी भी नहीं हो रही है, बारिश चल रही है। बताओ आप लोग कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे अपडेट नाम से फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। बढ़िया ही रहा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो। क्लास को शेयर करो जल्दी जल्दी से, देखो क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को रिजल्ट 15 चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर में, तो या तो हम वहीं पे x का वैल्यू प्रिंट करवा रहे होते, है ना, या फिर हम उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते, फिर हम मेन फंक्शन में आके उसको प्रिंट करवा रहे होते, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। या तो हम इसको रिटर्न कर देते, हमने रिटर्न x किया होता, रिटर्न x करते तो ये वॉइड से इंट हो जाता। फिर यहाँ हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल होता कोई भी इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए, फिर हम इस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवा रहे होते, तो हमारे पास रिजल्ट 15 आता। या फिर हम यहीं पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे होते, हम इस तरीके से लिखते हैं सी आउट, और यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट करवाते, तो हमारे पास x का वैल्यू जो कि 15 है वो प्रिंट होके आ जाता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को कॉल, हम तो नहीं करते, खुद ही कॉल होता है। मेन फंक्शन कॉल होगा, इसका वेरिएबल है a जिसका वैल्यू है 4। अपडेट को कॉल किया, अभी भी हमने a पास किया है। अब a जब हमने पास किया है तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, जैसे अभी इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ ये हमारे पास a वेरिएबल था। थोड़े से मेमोरी मैं आपको बता देती हूँ, मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअल में, है ना, तो ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाए समझने में। यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ही हमने मेन फंक्शन को कॉल किया तो मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बना, और कहाँ फ्रेम बनता है, स्टैक के अंदर में। जितने भी फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ मिलती है, उन्हीं के फ्रेम के अंदर में। तो यहाँ पे ये जो a वेरिएबल बना मेन फंक्शन के अंदर में जिसका वैल्यू 10 था, ठीक है, फिर हमने यहाँ से फन नाम के फंक्शन को जब कॉल किया तो फन के लिए मेमोरी बना, और फन नाम का वेरिएबल, फन फंक्शन जो है उसका वेरिएबल कौन सा है, ये रहा x, तो ये x यहाँ बना, जिसको हमने यहाँ से कौन सा वैल्यू पास किया था, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू जो है वही इसके अंदर में चला गया, एक तरीके से कॉपी बन गया a के वैल्यू का, ठीक है। ये कुछ ऐसा था। अगर हम इसकी बात करें तो वही सेम चीज, सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बना, मेन फंक्शन का यहाँ वेरिएबल है कौन सा, a नाम से, है ना, जिसका वैल्यू हमारे पास 4 है। अब फिर जैसे ही हमने अपडेट नाम के फंक्शन को कॉल किया तो ये बन गया अपडेट नाम का फंक्शन, उसके लिए फ्रेम, यहाँ से भी हमने a पास किया। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला जो वेरिएबल है दिस इज रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस रखता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे चाहते तो पॉइंटर वेरिएबल्स यूज कर सकते थे, जो कि क्या करता है, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, और फिर हम जिस वेरिएबल का एड्रेस वो पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करके रखता है वो कंप्लीटली उसको जो है कंट्रोल कर सकता है ना, उसमें वैल्यूज चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीजें, वही सारी चीजें ये रेफरेंस वेरिएबल कर सकता है। अलग होता है थोड़ा सा पॉइंटर से। पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो वहां डी रेफरेंसिंग के लिए एस्ट्रिस्क सिंबल यूज कर रहे होते हैं, या हम सीधा सीधा ही लिख रहे होते हैं, है ना। तो देखते हैं अभी आगे। तो ये जो x बना, ये x कैसा है, रेफरेंस वेरिएबल है। इट मीन्स इस x के पास में ये वैल्यू उठ के 4 नहीं जाएगा, x के पास में क्या जाएगा, a नाम का जो वेरिएबल है इसका जो रेफरेंस है,
रेफरेंस किसको कहते हैं? एड्रेस को। जैसे सपोज करो इसका रेफरेंस है 100, तो इस x के पास क्या जाएगा? 100 जाएगा। तो अब इसके थ्रू हम जो भी चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस x के अंदर में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस किसके अंदर में हो रहे होंगे? इस वाले a के अंदर में। क्यों? क्योंकि ये जो x नाम का वेरिएबल है इसके पास रेफरेंस किसका है? इस a नाम के वेरिएबल का। तो इसके थ्रू हम जो भी चेंजेस करेंगे वो किसके पास में जाएंगे? इस a नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये हमने कंपाउंड असाइनमेंट यूज किया जिसके साथ में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो इसका अगर थोड़ा सा हम इसको ओपन करें तो इसका मतलब है x इंटू 2 और जो भी रिजल्ट आए वो x को ही असाइन कर दो। तो अब x के पास तो एड्रेस है, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है तो एड्रेस को हम इंटू नहीं करेंगे। जो रेफरेंस इसने होल्ड किया हुआ है उसके वैल्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? 4। तो 4 इंटू 2 रिजल्ट आया हमारे पास 8। अब ये 8 किसको असाइन होगा? क्योंकि ये x रेफरेंस वेरिएबल है तो ये वैल्यू सीधा सीधा जाएगा कहाँ? a के पास में, और ये a के अंदर में चेंज करेगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने जो भी चेंजेस किए थे अब इसका काम खत्म। हम अपना वापस मेन फंक्शन के फ्रेम में आ जाएंगे, ये डी एलोकेट हो जाएगा। अब आके जब हम a का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, यहाँ से a का वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगा हमारे पास में? 8। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू के केस में क्या होता है कि हम वैल्यू का एक कॉपी बना के भेजते हैं, तो हमारे एक्चुअल जो वैल्यू वेरिएबल होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। बट कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है कि हम रेफरेंस पास करते हैं, तो इस वेरिएबल के थ्रू जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सीधे सीधे अपना जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का रेफरेंस ये होल्ड करके रखता है, सारे चेंजेस उसी के अंदर में हो रहे होते हैं। तो सारे चेंजेस इसी में हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम चाहते तो यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल को भी यूज कर सकते थे। देखते हैं आगे एग्जाम्पल है कि नहीं है। तो पॉइंटर वेरिएबल थोड़ा सा अभी के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। बट वैसे भी फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ हमने इंट एड्रेस ऑफ वाई इस तरीके से लिखा हुआ है, वहां हम पॉइंटर वेरिएबल कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है। यहाँ जैसे हमने सीधा सीधा ए पास किया, पॉइंटर के केस में हम एड्रेस ऑफ ए पास कर रहे होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जैसे हमने एक्स में डायरेक्ट चेंजेस किए, है ना, और वो सीधे सीधे ए में जाके चेंजेस हो गए। इन केस ऑफ पॉइंटर हमें एस्टेरिस्क सिंबल की हेल्प से हम चेंजेस कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखो, शो नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। यहाँ बताओ किस तरीके से क्या रिजल्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। और कोई फटाफट से आंसर करो। देखो ध्यान से क्या हो सकता है। शो फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, बट हमने जब शो को कॉल किया तो हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया, दैट इज 3। तो क्या हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा या फिर नहीं आएगा? नहीं आएगा एरर, तो क्या रिजल्ट रहेंगे? और क्लास की शेयरिंग कम है, क्लास को शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ हमने पास किया ओनली 3। ठीक है, बट अगर हम फंक्शन को देखें तो क्योंकि इसके पास दो आर्ग्यूमेंट थे तो वैसे तो हमें दो वैल्यूज पास करनी होती है, बट यहाँ अगर हम देखें शेयरिंग शो नहीं करता है, वॉचिंग कम आ रहा ना।
तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। मुझे शो नहीं करेगा कि आप लोगों ने शेयर किया कि नहीं, अगर शेयर करते तो ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे होते, है ना, उस अकॉर्डिंग बताया मैंने। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया 3, और इस केस में हमारे पास एरर नहीं रहेगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू रखा हुआ है। अगर हम दूसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू पास नहीं करेंगे तो सीधा सीधा उसको 10 असाइन हो जाएगा। अगर हम एक भी वैल्यू पास नहीं करते तो पहले वाले को बाय डिफॉल्ट 5 असाइन हो जाता, दूसरे वाले को 10। बट हमने पहला वैल्यू पास किया है, दूसरा नहीं किया, तो पहले वाले को 5 से नहीं 3 असाइन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले को 10 असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा 3 एंड y का वैल्यू रहेगा 10। ओके, बट अभी के लिए ठीक है, बट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, वहां चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, वहां कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाने वाली चीजें आ जाती है, ठीक है। तो हम इस अप्रोच को यूज ना करें तो ही बेस्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन 24 मेन फंक्शन है, टेस्ट है। यहाँ देखो, जल्दी से आंसर करो, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी कंपाइलेशन एरर रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर ए हेलो प्रिंट होगा। देखते हैं, सबसे पहले मेन पे आएंगे। अब यहाँ अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, कॉलिंग स्टेटमेंट है या कुछ और है, बताओ क्या कहेंगे इस वाले स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है ये, वॉइड टेस्ट सेमीकोलन, क्या है ये, कौन सा स्टेटमेंट है ये तो चलो हमें पता लग रहा है कि ये तो कॉलिंग हो गया, ये तो कॉलिंग है। ये क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है हमने, ये बताओ। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमने क्यों लिखा हुआ है, क्या रीजन है इसको यहाँ लिखने का। क्या ये प्रोटोटाइप जैसा नहीं दिख रहा, क्या ये प्रोटोटाइप हो सकता है, देखो ध्यान से, प्रोटोटाइप है या नहीं है। और अगर है तो क्या हम प्रोटोटाइप्स को किसी फंक्शन बाउंड्री के अंदर में लिख सकते हैं, बताओ फटाफट से। मेन फंक्शन तो है, मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है, वॉइड टेस्ट फिर ब्रैकेट है फिर सेमीकोलन है, ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, क्या ये प्रोटोटाइप है। ओके, तो ये टेस्ट नाम के फंक्शन का प्रोटोटाइप है, तो क्या ये यहाँ वैलिड है, क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। देखो अगर हम प्रोटोटाइप्स की बात करें तो प्रोटोटाइप्स जो हैं उनको हम फंक्शन बाउंड्रीज में भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। फंक्शन बाउंड्री में लिखा हुआ है तो वो कौन सा प्रोटोटाइप होगा, लोकल प्रोटोटाइप। ओके, और अगर फंक्शन बाउंड्री से बाहर लिखा हुआ है जैसा कि हम मोस्टली लिखते हैं तो वो हमारा ग्लोबल प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। अब लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस ये है कि अभी के लिए सिर्फ मेन फंक्शन ऐसा है जो कि टेस्ट को कॉल कर सकता है, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप सिर्फ मेन फंक्शन के पास है, ठीक है। जिस फंक्शन से हम किसी फंक्शन को कॉल करना चाहें उस फंक्शन में हम उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। जैसे टेस्ट है, टेस्ट नाम के फंक्शन से हम किसी दूसरे m1 नाम के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम इस m1 का प्रोटोटाइप टेस्ट में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको हम फंक्शन बाउंड्रीज के अंदर में भी लिख सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है।
तो ये प्रोटोटाइप था, यहाँ से हमने कॉल किया, टेस्ट को कॉल कर देंगे, हेलो प्रिंट करवाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोई सिंटेक्स एरर नहीं रहेगा, है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन, बट डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन मेथड सो इट्स एरर। नो नो, एरर नहीं रहेगा। यहाँ पे हम फंक्शन बाउंड्री के अंदर में भी प्रोटोटाइप्स लिख सकते हैं। अब देखो डिफरेंस ये है ग्लोबल और लोकल प्रोटोटाइप में कि मेरे पास यहाँ पे एक और फंक्शन होता है। सपोज करो अपने पास एक और m1 नाम का फंक्शन है, यहाँ से अब हम टेस्ट को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस m1 नाम के फंक्शन में से। अब ये कॉल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब ये जो प्रोटोटाइप था ये सिर्फ मेन फंक्शन के लिए लोकल था, यानी कि अभी के लिए सिर्फ मेन फंक्शन ऐसा है जो कि टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता है, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप सिर्फ मेन फंक्शन के पास है। क्योंकि m1 फंक्शन के पास में इसका प्रोटोटाइप नहीं है टेस्ट का, तो ये इसको कॉल नहीं कर सकता। यहाँ अब हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने ग्लोबल प्रोटोटाइप लिखा होता, किसको हमने बाहर लिखा होता, तो कोई भी फंक्शन टेस्ट को कॉल कर सकता था, चाहे वो m1 हो, मेन फंक्शन हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, है ना, सब इसको कॉल कर सकते थे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लोकल एंड ग्लोबल प्रोटोटाइप में। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे फन नाम का फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। कॉलिंग स्टेटमेंट देखो, ये वाला चीजें देखो, जो जो हमने चेंजेस किए सारी चीजें एनालाइज करो, क्या हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। मेन फंक्शन में भी प्रोटोटाइप्स लिख सकते हैं, कोई दूसरा फंक्शन है उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें, अगर ये प्रोटोटाइप हमने मेन फंक्शन में ना लिख के हमने m1 फंक्शन में लिखा होता, इस केस में टेस्ट नाम के फंक्शन को हम m1 से कॉल कर सकते थे, बट मेन से हम कॉल नहीं कर सकते थे। अगर प्रोटोटाइप ग्लोबल है तो हम सभी फंक्शन से, किसी भी फंक्शन से इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते थे, ठीक है। बट अगर प्रोटोटाइप लोकल है तो जिस फंक्शन के अंदर में उसका प्रोटोटाइप लिखा है वही फंक्शन उस फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है। जैसे टेस्ट का प्रोटोटाइप अगर हमने m1 में लिखा है तो सिर्फ m1 इसको कॉल कर सकता है, अभी के लिए मेन के पास है तो सिर्फ मेन इसको कॉल कर सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नहीं समझ आया। हमने वॉइड फन, जो बॉडी लिखा हुआ है फन नाम के फंक्शन का, वहां पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं आर्ग्यूमेंट में, एक x है और एक y है, राइट। दूसरा चीज हमने इसका प्रोटोटाइप नहीं लिखा हुआ इस वाले का। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी मेन फंक्शन से पहले है, या हम कह सकते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट से पहले इसका बॉडी है, तो हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा यहाँ पे ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, अभी अभी हमने बात की थी। फिर जब हमने इसको कॉल किया तो पहला हमने a पास किया है, तो a पास किया तो x के पास में a का वैल्यू आएगा, राइट। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। बट ये वाला रेफरेंस वेरिएबल है, तो जो b हमने पास किया y के पास में b का रेफरेंस जाएगा, ठीक है। यानी कि अब y में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली इस b के अंदर में चेंजेस हो रहे होंगे। देखते हैं आगे। यहाँ हमने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू जो है 10, उसमें 5 ऐड करो और x को असाइन कर दो, तो इस x का वैल्यू 10 से क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे हमने लिखा कि जो y का जो वैल्यू है, अब क्योंकि y के पास में b का रेफरेंस है, तो यहाँ इस वैल्यू की हम बात कर रहे होंगे, तो y का वैल्यू यानी कि 20 प्लस 5 25, ये किसको असाइन कर दो, y को असाइन कर दो। y रेफरेंस वेरिएबल है, तो जिसका रेफरेंस इसके पास है उसी में जाके ये वैल्यू स्टोर होगा, तो b का वैल्यू जो 20 था वो अभी के लिए क्या हो जाएगा, 25। ओके, कुछ रिटर्न वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट हम वापस आए, वापस आके हम a और b का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो a का वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं, a का वैल्यू तो 10 ही है, बट b का वैल्यू
क्या हो चुका है यहाँ पे 25, सो 10 एंड 25, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए। जहां रेफरेंस वेरिएबल यूज किया है तो जो रेफरेंस पास किया है उसी के अंदर में सारे चेंजेस होंगे। दूसरा, ये रेफरेंस वेरिएबल अगर यूज किया है तो यहाँ से वेरिएबल ही जाना चाहिए। जैसे हम 10 पास कर दें नॉर्मली, दोनों केसेस में मैंने यहाँ से 10 पास किया होता, यहाँ से मैंने 20 पास किया होता। वेरिएबल है, वैल्यू चाहिए इसको, तो चाहे वेरिएबल का वैल्यू पास करो, डायरेक्ट वैल्यू पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 जाके मिल जाएगा एक्स को। अब ये तो रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसको तो वेरिएबल का रेफरेंस चाहिए, कांस्टेंट्स का रेफरेंस थोड़ी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो 20 है इस केस में एरर आ जाएगा कि यहाँ रेफरेंस वेरिएबल होना, यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए जिसका रेफरेंस y को असाइन किया जाए, कांस्टेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ बताओ। कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लो, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 मेन फंक्शन है, उसमें हमने हेलो को कॉल किया और फिर हेलो में हम हेलो प्रिंट करवा रहे हैं। ध्यान से देखना सारी चीजें, ठीक है। हाँ लिख दो ऑप्शन नंबर ए, सब यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ मैंने क्या बताया अभी अभी, प्रोटोटाइप नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसका जो बॉडी है इस फन नाम के फंक्शन का, वो इसके कॉलिंग स्टेटमेंट से पहले आ रहा है, मेन फंक्शन से पहले आ रहा है। इन दिस केस हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ अगर हम देखें तो पहले हमारे पास मेन फंक्शन है, कहाँ चला गया, ये रहा, पहले मेन फंक्शन है, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। जब तक कंपाइलर यहाँ आएगा वो देखेगा हेलो, ये क्या है, मैं तो जानता ही नहीं इसको, तो कंपाइलेशन एरर आएगा यहाँ पे कि इसका प्रोटोटाइप या तो पहले लिखते हैं आप लोग। यहाँ हमें प्रोटोटाइप लिखना था क्योंकि इस केस में बॉडी कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद में है, तो कंपाइलर के पास इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी के लिए नहीं है। नॉलेज कहाँ से आएगा? प्रोटोटाइप से आएगा, या फिर इसको मेन फंक्शन से ऊपर लिखते। तो अभी हमें इसका प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, जो कि है इसका रिटर्न टाइप वॉइड, नाम है हेलो, और इस तरीके से ये प्रोटोटाइप होता। अब कोई एरर नहीं आता, इस केस में हेलो प्रिंट हो जाता हमारे पास, अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। बट क्योंकि हमने लिखा ही नहीं तो हमारे पास कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है देखते हैं। ओके, सबका ऑप्शन नंबर ए ही है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप लोग उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं, जो चीजें बताई जाती है या तो उनको आप लोग नोट कर लिया करो। देखो यहाँ पे बात ये है कि जैसे ही हमने एक को वैल्यू असाइन कर दिया डिफॉल्ट वैल्यू, तो उससे आगे वाले को हमें वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इन दोनों को वैल्यू असाइन कर दिया, बीच वाले को छोड़ दिया। ऐसा हो सकता था कि ये ए हमारे पास नहीं होता और सिर्फ इतने से होते हैं हमारे पास, तो पहले वाले को हमने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, वैल्यू असाइन नहीं किया डिफॉल्ट वैल्यू, कोई बात नहीं, दूसरे को असाइन कर दिया। अब जैसे ही ए को असाइन कर दिया तो इसके आगे आने वाले जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन सबको हमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे पास में सीधा सीधा एरर आ जाएगा। सो इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि यहाँ हमारे पास एरर आएगा।
अगर हमने इसको भी वैल्यू असाइन कर दिया होता, या तो उस केस में ये सही होता, या फिर सी को भी हम वैल्यू असाइन नहीं करते और ए को भी वैल्यू असाइन नहीं करते। उस केस में तो फिर ये गलती हो जाता कि 2 आर्ग्यूमेंट भेजे, यहाँ तो 3-3 है, तो मैच ही नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे हमें इसको भी वैल्यू असाइन करना था, चाहे हम उसको यूज करें या फिर ना करें। बट अगर एक को वैल्यू असाइन कर दिया तो उससे आगे आने वाले आर्ग्यूमेंट को वैल्यू असाइन करना मस्ट है, करना ही करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, otherwise error will generate. So in this case compilation error रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ऐड नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। यहाँ देखो इस केस में क्या रहेगा हमारे पास, सारी चीजें बेसिक्स हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग ध्यान देके चल रहे हो चीजों को, है ना, और आगे आने वाले क्वेश्चन से रिलेट करके देखो उन चीजों को जो भी पहले पढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ देखो, अभी हमारे पास एरर था कि प्रोटोटाइप नहीं लिखा, यहाँ भी तो नहीं लिखा हुआ ना। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मेन फंक्शन से पहले बॉडी आ गया, तो जरूरत ही नहीं है प्रोटोटाइप लिखने की, तो हमने नहीं लिखा हुआ, तो ये सही से काम कर रहा है ना। तो सारी चीजों को आगे आने वाले क्वेश्चन से रिलेट करके चलो, एक तो वहां भी देखते हुए चलो कि क्या वो सही है या फिर गलत है वो चीजें, ठीक है। तब जाके थोड़े बहुत आप लोगों का माइंड काम करना शुरू करेगा, तब जाके आप चीजों को कैच करना शुरू करोगे। कंपाइलेशन एरर, ओके, तो रीजन बताओ, क्या रीजन रहेगा एरर का, क्यों एरर रहेगा, किस किस वजह से यहाँ एरर रहेगा? बताओ क्या रीजन है? गार्बेज वैल्यू आ जाएगा वाई के पास में, ऐसा। यहाँ देखो, हमने ऐड को कॉल किया, वैल्यू पास किया 5। अब कंपाइलर एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहा होगा जो कि ऐड नाम का हो और उस वो पैरामीटर्स के अंदर में एक वैल्यू मांग रहा हो। बट यहाँ देखें तो ये दो वैल्यूज को मांग रहा है ना, क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट्स 2 हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मैच ना होने की वजह से यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ हमने एक ही पास किया है। चॉइस उस केस में चल सकता है जब हम कुछ ऐसा करें कि y के पास में डिफॉल्ट वैल्यू होता, जैसे मैंने इसको 10 असाइन कर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम वैल्यू पास नहीं करेंगे दूसरा, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसके पास 10 आ जाएगा। बट अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं यूज किए हैं, उस केस में हमें सारे वैल्यूज खुद से पास करने पड़ेंगे, वरना एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, अभी तो इस केस में और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दिमाग घूमेगा जब हम ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या रहा कि हमने एक ही वैल्यू पास किया, या तो हम दोनों वैल्यूज पास करते, दो वैल्यूज, तो पहले वाले पहले वेरिएबल को मिल जाती, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को मिल जाती। बट ऐसा चल जाता है किस केस में, जब यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ कोई यहाँ नहीं, यहाँ तो एरर आया ही है। बट यहाँ एरर भी किस वजह से आया, क्योंकि इसको वैल्यू असाइन नहीं किया था, एक को असाइन कर दिया उसके बाद दूसरे को असाइन नहीं किया, छोड़ दिया बीच में। अगर इसके पास भी वैल्यू होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं था हमारे पास कि 2 ही वैल्यू पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में 3 वेरिएबल बैठे हैं। बट डिफॉल्ट वैल्यूज है ना इनके पास में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था वहां पे। यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 29, देखो और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 को। ये हमने लिखा हुआ है प्रोटोटाइप, राइट। ये हो गया हमारा फंक्शन का बॉडी, ये हो गया कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉलिंग में हमने कॉल किया, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सही काम करेगा। बट अगर हम यहाँ नजर डालें तो पैरामीटर्स के अंदर में जो प्रोटोटाइप है वहां पे
हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया और यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया। डिफॉल्ट वैल्यू हम एक ही जगह असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम प्रोटोटाइप में कर दें या फिर उसके जो बॉडी है वहां पे कर दें, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। और प्रोटोटाइप में हम मोस्टली वेरिएबल नेम लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, सिर्फ इतना सा कि इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट होने वाला है ना। बट हम चाहें तो हम वेरिएबल नेम लिख भी सकते हैं अगर हमारे पास है तो। और दूसरा हम, और जो वेरिएबल नेम है हमारे पास बॉडी में वही यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया तो हमें यहाँ नहीं करना था, ठीक है। और इस केस में भी ये वैसे ही काम करता जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल, जैसे अभी तक सारे काम कर रहे थे कि हमने इसको कॉल किया और क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी प्रीवियस में क्या था कि ये 0 आर्ग्यूमेंट वाला है, इसके पास आर्ग्यूमेंट है एक, तो एरर हो जाना चाहिए था टाइप मिसमैच की वजह से, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू है, वो हमने यहाँ असाइन की हुई है ना। तो यहाँ हमारे पास एरर रहेगा कि हमने दो बार डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, बेशक वो सेम हो फिर भी हमारे पास एरर रहेगा, ठीक है, दो बार हम नहीं असाइन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ देखो, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। कॉल नाम का फंक्शन है, हाई प्रिंट करवा रहे हैं, फिर हम उसी में कॉल को कॉल कर रहे हैं और मेन फंक्शन से भी कॉल किया है हमने। रन टाइम एरर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और कोई? ऑप्शन नंबर सी, स्टैक ओवरफ्लो। देखो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले मेन फंक्शन है, हमने कॉल को कॉल किया। अब देखो जैसे अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसके लिए अलग से फ्रेम बनाया जाता है। मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बन गया, फिर कॉल नाम के फंक्शन को कॉल किया तो कॉल के लिए फ्रेम बन गया, राइट। फिर हमने यहाँ आके हाई प्रिंट करवा दिया तो ये हाई प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद वापस हमने कॉल फंक्शन को कॉल कर दिया तो इसके लिए वापस से फ्रेम बन गया अलग से दूसरा। फिर कॉल हो रहा है, फिर यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में वापस आएंगे, फिर इसको कॉल कर देगा तो यहाँ से एक और फ्रेम बन जाएगा। फिर इस वाले में जब हम स्टार्ट करेंगे फिर हाई प्रिंट करवाएगा, फिर कॉल को कॉल करेगा तो वापस कॉल के लिए फ्रेम बन जाएगा। तो एक तरीके से ये रिकर्जन है, और ये कौन सा रिकर्जन बन गया, ये एक तरीके से इनफाइनाइट बन गया, ठीक है, कि इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा। और इन केस ऑफ रिकर्जन इनफाइनाइट, वहां पे हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। कौन सी मेमोरी में स्पेस मिलता है इन सबको? स्टैक मेमोरी में। तो स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ये कॉल करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। इस वजह से ये एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टैक अपना जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मेमोरी पूरा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इन दिस केस स्टैक ओवरफ्लो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसा ऐसे ऑप्शन लगा दिया होता है इस पे कुछ, या हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए होते कि इसी केस में कॉल करना है ना, जो कि हम रिकर्जन के केस में करते हैं कि हमें कोई कंडीशन ऐसा देना होता है जो कि फॉल्स हो जाए, फिर हम उस फंक्शन को वापस कॉल ना कर रहे हो, ताकि वो इनफाइनाइट तरीके से ना बन जाए, एक तरीके से इनफाइनाइट लूप ही बन गया ये, है ना, कि कॉल किए जा रहा है। और ये भी हमें याद रखना है, लूप के केस में हमने पढ़ा था कि जब इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता, क्योंकि वो मेमोरी एक वेरिएबल में ही सारी जो मेमोरी है वो उसी में यूज हो रही होती है, उसी का वैल्यू चेंज हो रहा होता है बार बार, तो बार बार नई मेमोरी नहीं बनती। बट इन केस ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यहाँ बार बार मेमोरी बन रही होती है, तो बार बार मेमोरी बनेगी तो ये फिल हो जाएगी एक टाइम पे जाके, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसको आप लोग कनेक्ट हो।
जो कि अभी 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे स्टार्ट होगी। अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो देखो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने पहले बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं, है ना? तो आप जिस भी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, जिस भी लैंग्वेज के साथ में, तो उससे पहले एक बार आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। चाहे वो आप सी लैंग्वेज से कर लो, सी लैंग्वेज पढ़ लो, जो कि पूरा सीरीज़ आपको मिल जाएगा यहीं पे। या फिर आप जो ये सी प्लस प्लस का सीरीज़ चल रहा है, आप इसको भी जॉइन कर सकते हो। तो आपके बेसिक्स यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और सबसे मेरा मेन फ़ोकस यही रहता है कि आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बड़ी चीज़ें तो हम बाद में सीख ही जाएँगे, पहले छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए, है ना? तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन जो चीज़ें हैं वो यही होती हैं कि जैसे हम किसी कंपनी के साथ में काम करते हैं, तो काम करते-करते हम चीज़ें सीख जाते हैं। सीख इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारा डेली रूटीन बन चुका होता है। हम उनको कर के ये सीख जाते हैं कि अब अच्छा ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ये कर लो। बट हमें रियल में नहीं पता होता कि वो क्यों हो रहा है, किस काम से हम उसको कर रहे हैं, रियल में क्या यूज़ है उसका। देखो जावा की अगर हम बात करें, जावा में भी सेम हमें प्रोटोटाइप सीखने की ज़रूरत होती है ना? हर एक लैंग्वेज में सेम चीज़ें होती हैं क्योंकि जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी इसी से डिराइव्ड है, जावा भी इसी से डिराइव्ड है। कोई दूसरा लैंग्वेज जो कि सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा है, तो मोस्टली यही सेम होते हैं। कहीं-कहीं जाके कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे पाइथन की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें सेम रहती हैं, बस कुछ बदल जाती हैं। जैसे फंक्शंस की बात करें, वहाँ हम ये बाउंड्रीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, है ना? यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। बस बाकी मोस्टली सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा सेम ही रहता है। अगर आप न्यू हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। ऑब्वियसली अगर आपने कोडिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको इश्यू आएगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो अगर आप कोडिंग के अंदर में न्यू हैं और अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी, टीआरई और कंप्यूटर अनुदेशक। बट अगर फिर भी आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आपके यहाँ पे बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे, बस हम बैठ के वो कोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जिसके लिए आपको अलग सीरीज़ मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीटली कोडिंग ही करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग सीरीज़ मिल रही होगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं, आपको कोडिंग नहीं आता है, तो आप एक बार ज़ीरो से स्टार्ट करना, है ना? जो फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना। अभी के लिए आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाकी यहाँ तक कोई भी डाउट किसी का, फटाफट से आप लोग पूछो। और जितना हो सके क्लास को शेयर किया करो, लाइक वगैरह भी कर दिया करो। इतना आसान नहीं है यहाँ 1 घंटे खड़े रह के पढ़ाना। तो थोड़ा-सा ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, अभी जो नेक्स्ट क्लास है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है?